गली का ट्रांसफार्मर उड़ गया है। बिजली अब शायद कल तक ही आएगी। हम में से कितने लोगों ने बचपन में ये लाइन अक्सर सुनी है और कई जगह आज भी ये सुनते हैं, खासकर गर्मियों में। लेकिन ट्रांसफार्मर के अंदर एक ऐसा छोटा सा मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट होता है जिसके फेल होने से पूरा ट्रांसफार्मर ट्रिप या डिसेबल हो सकता है। इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर बुशिंग। और इसी हिडन कैटेगरी में काम करने वाली यश हाई वोल्टेज के रीसेंट ऑपरेशनल नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। FY26 रेवेन्यू ग्रोथ 57%, ऑर्डर बुक 400 करोड़ से ज्यादा और कंपनी रिपोर्टेड रिपीट ऑर्डर रेट 96%। बिजनेस में ग्रोथ का मोमेंटम क्लियरली दिख रहा है और आज ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के बिल्कुल आसपास है। क्या इस प्राइस पर इन्वेस्ट करना सही है? चलिए पता करते हैं। आज देखते हैं अपने ही स्केल फ्रेमवर्क से, वही फ्रेमवर्क जिसे हम पहले भी कई अच्छी कंपनीज पर अप्लाई करके एविडेंस के साथ एक एक करके उनका पूरा एनालिसिस कर चुके हैं। मैं हूं अपूर्व राज, 2013 से मार्केट्स में और 2023 से फायर रिटायर्ड। मेरा मिशन है हर क्यूरियस इन्वेस्टर और ट्रेडर को एआई से रिसर्च करना सिखाना। यहाँ टिप्स नहीं, तरीका सीखेंगे। सबसे पहले कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस लाइन बाय लाइन पढ़ें। फिर यश के लिए पॉइंटेड कंपनी स्पेसिफिक सवाल बनाएं और एआई के पूरे जवाब पढ़ें, लेकिन आखिरी फैसला खुद लेंगे। ये प्रोसेस सायन डीएलएम और इम्ट्रॉन डीप डाइव्स में डिटेल से दिखाया है। इस बार डिटेलिंग स्किप है, बट प्रोसेस नहीं। बिना इसके एविडेंस पर नहीं जाते। और एक बात, एपिसोड 3 के बाद सायंट डीएलएम सिर्फ 17 दिनों में 30% ऊपर चला गया। यहां पॉइंट सिर्फ इतना है कि रिसर्च पहले हो चुकी थी, मूव बाद में आई। मैं इसे अपनी काबिलियत नहीं कहूंगा, टाइमिंग हमेशा चांस होती है, पर तैयारी और डीप रिसर्च चांस नहीं होते, और वही हमारे हाथ में है। लेकिन यश अपने ऑल टाइम हाई के पास है। क्या करंट प्राइस को कंपनी के नंबर्स जस्टिफाई करते हैं? अब डिटेल में समझते हैं कि ट्रांसफार्मर बुशिंग एक्चुअली करती क्या है और कस्टमर नए सप्लायर को आसानी से अप्रूव क्यों नहीं करते। पहले देखते हैं कि असली ग्रिड पर यह एक्चुअली कहां लगती है। ये लंबे कॉलम ही बुशिंग्स हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर साफ लगे हुए। छोटे लगते हैं, पर इनके बिना करंट सुरक्षित तरह बाहर निकल ही नहीं सकती। अंदर से देखो तो यह बुशिंग दरअसल एक इंसुलेटेड दरवाजा है। लाखों वोल्ट का कंडक्टर ग्राउंडेड स्टील बॉडी से गुजरता है, उसे छुए बिना। बुशिंग 3 टाइप्स के बनते हैं, OIP, RIP और RIS। पुरानी OIP ऑयल बेस्ड है, लीक, आग का रिस्क और 15 से 20 साल लाइफ। नई RIP और RIS ड्राई और मेंटेनेंस फ्री होते हैं, 30 से 40% हल्की, 30 से 35 इयर्स लाइफ। RIP लगभग 4 गुना महंगी होती है। ये कंपनी RIP RIS बेच रहे हैं, पर कोर अभी इंपोर्टेड है। नया प्लांट इसे इंडिया में बनाएगा। ये छोटा पुर्जा सेफ्टी क्रिटिकल है, इसलिए यूटिलिटीज नए सप्लायर को क्वालिफाई करने में सालों लगाती हैं। यानी भरोसा धीरे धीरे काम से बनता है। पहला लेंस, स्मॉल बट सीजन्ड। यश छोटी है पर सच में सीजन्ड है। अब देखते हैं। पहला, यश 2002 से काम कर रही है, 20 साल से ज्यादा, और दुनिया भर में 45,000 से ज्यादा बुशिंग्स लगा चुकी है। दूसरा, इसकी माइलस्टोन टाइमलाइन लंबी है। 2009 में पहला एक्सपोर्ट और बाद में 245 केवी OIP, RIP और RIS जैसे टेक्निकल फर्स्ट्स। तीसरा, यश के 1000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 60 से ज्यादा कंट्रीज में, और इंडिया की यूटिलिटीज तक से अप्रूवल मिला हुआ है। चौथा, एक यूटिलिटी को नया सप्लायर क्वालिफाई करने में 8 से 10 साल लगते हैं, इसीलिए 96% रिपीट ऑर्डर्स और इन हाउस 550 किलोवोल्ट टेस्टिंग इतना मायने रखते हैं। पांचवा पॉजिटिव, इस नीश फील्ड में स्पेशलिस्ट्स ही बहुत कम हैं, और यही कमी नए प्लेयर्स की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस पिलर की एक ही कॉशन है, क्रिटिकल RIP कोर्स अभी भी इंपोर्ट होते हैं। इंडिया की 95% से ज्यादा जरूरत यूरोप से आती है, 12 से 16 हफ्तों के लीड टाइम के साथ। तो रिव्यू, 5 पॉजिटिव सबूत और सिर्फ एक कॉशन। अब दोनों को साथ रखकर इस पिलर का फैसला। सीजनिंग मजबूत है, पर बेपनाह नहीं। इस पिलर को मैं सॉलिड रखता हूं। सीजनिंग सेट, अब देखते हैं कैटेगरी चल रही है या नहीं। दूसरा लेंस, कैटेगरी टेलविंड। नए लोड और ग्रिड के बाद क्या कैटेगरी खुद आगे बढ़ रही है? पहला एविडेंस, कंपनी का डैशबोर्ड स्ट्रक्चरल टेलविंड दिखाता है। RDSS, रिन्यूएबल्स और ट्रांसमिशन तीनों एक साथ डिमांड बनाते हैं। और ये सिर्फ दावा नहीं है, सरकार के अपने डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि 2032 तक 9.15 लाख करोड़ का ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट होना है। पीक डिमांड 388 गीगावाट तक, ये समुद्र है। यश का टैम या ऑर्डर बुक नहीं, केपेक्स को ऑर्डर्स में बदलना होगा।
दूसरा एविडेंस, यही कैटेगरी की दिशा है ओआईपी से आरआईपी की तरफ शिफ्ट, कंपनी और इंडस्ट्री दोनों के मुताबिक। हर एप्लीकेशन में बेस्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। तीसरा एविडेंस, बुशिंग क्रिटिकल कंपोनेंट है। हर ट्रांसफार्मर को 6 से 7 चाहिए और सिर्फ 12 के करीब मेकर्स हैं। आसान सब्स्टिट्यूट नहीं है पर परमानेंट मोड भी नहीं है। पहली कॉशन, इनपुट और वेंडर दाम बढ़ सकते हैं। कॉन कॉल में ऑयल एंड गैस वेंडर्स ने प्राइस रिवीजन मांगा है जो मार्जिन्स पर दबाव डालता है। दूसरी कॉशन, ये खाली मैदान नहीं, एक रेस है। यश के साथ सीजी पावर, हिटाची इंडिया और एमआईएम भी लोकलाइज्ड आरआईपी कैपेसिटी लगा रहे हैं। तो 5 एविडेंस, 3 पॉजिटिव, मल्टी इंजन ग्रिड डिमांड, ओआईपी से आरआईपी शिफ्ट और बिना आसान सब्स्टिट्यूट वाला क्रिटिकल कंपोनेंट। 2 कॉशन, इनपुट और वेंडर कॉस्ट मार्जिन्स पर दबाव और लोकलाइजेशन रेस जिसमें स्कैर्सिटी कम हो सकती है। इस पिलर को मैं सॉलिड रखता हूं। कैटेगरी तेज है। अब अगला पिलर, क्या यश इसे ऑर्डर्स और डिलीवरीज में बदल रहा है, प्रॉमिस या प्रूफ। तीसरा लेंस, एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी, और यही असली क्रक्स है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ वादा है या सच में प्रूफ के साथ है। और यश सिर्फ स्लाइड पर नहीं है। FY25 में 245 किलो वोल्ट तक के 3425 आरआईपी और आरआईएस यूनिट सप्लाई हुए, क्यूमुलेटिव 15,000 से ज्यादा। और 245 केवी आरआईपी 580 से बढ़ के 950 यूनिट्स हो गए। इसको फैक्ट चेक भी कर लीजिए। यश ने 145 किलोवोल्ट 3150 एम्पियर के आरआईपी बुशिंग्स नॉर्दर्न इंडिया की एक ट्रांसमिशन यूटिलिटी को डिलीवर किए। पर एक डिलीवरी का मतलब रिकरिंग हाई वोल्टेज रेवेन्यू नहीं होता। डिलीवरीज के बाद अब आगे की मांग। दूसरा प्रूवन पॉजिटिव, ऑर्डर बुक तेजी से बढ़ा है 150 करोड़ से 400 करोड़ तक, जो FY26 का रेवेन्यू को लगभग 1.7x गुना बैठता है। तीसरा पॉजिटिव, पैसा सच में लग रहा है। फिक्स्ड एसेट्स 41 से 61 करोड़, CWIP 8 से 43 करोड़। ये एविडेंस है कि मैनेजमेंट आगे एक अच्छा रनवे देख पा रही है। पर यह सिर्फ कैपिटल लगाना है, कमिश्निंग या कैश रिटर्न का सबूत अभी नहीं है। चौथा एविडेंस, और ये असली डिमांड दिखाता है, प्रोजेक्ट ही बड़ा हो गया। पहले 90 करोड़, H2 FY26 1.2 लाख स्क्वायर फीट, अब 153 करोड़, H2 FY27 1.5 लाख स्क्वायर फीट। नेट नेट पॉजिटिव, क्योंकि मांग बढ़ रही है, बस कॉस्ट और टाइमिंग पर नजर होनी चाहिए। पांचवा, जो कि कॉशन है, प्लान 15,000 यूनिट्स कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन की अजम्पशंस, 10,000 से 16,000 करोड़ का एड्रेसेबल मार्केट कंपनी का अपना एस्टिमेट है। और 550 किलोवोल्ट अभी डेवलपमेंट और क्वालिफिकेशन में है, कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं। छठा क्वेश्चन, कंपटीशन असली है। हिटाची का वडोदरा प्लांट 400 केवी तक आरआईपी बना सकता है और सीजी पावर भी कैपेसिटी लगा रही है। ये एक विंडो है, मोट नहीं। तो ए के 6 एविडेंस में 4 स्ट्रांगली पॉजिटिव, डिलीवर्ड यूनिट्स 400 करोड़ ऑर्डर बुक, केपेक्स और डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट स्केल अप, और 2 एग्जीक्यूशन कॉशंस, प्लांट कैपेसिटी और कंपनी एस्टिमेट टैम और कंपटीशन। एविडेंस को उसकी क्वालिटी से तौलकर देखें तो डिलीवरीज, ऑर्डर बुक और डिप्लॉयड कैपिटल सबसे भारी हैं। इसलिए इस पिलर को मैं स्ट्रॉन्ग रखता हूं। अपॉर्चुनिटी अब हाइपोथेटिकल नहीं रही। ऑर्डर्स और डिलीवर्ड स्केल का कंपैरिजन चाहिए तो पुराने एपिसोड एमट्रॉन का पिलर ए जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब तक का स्कोर कार्ड, S सॉलिड, C सॉलिड और अब A स्ट्रॉन्ग। 5 में से 3 पिलर ग्रीन। प्रूफ तो है पर प्रूफ काफी नहीं। सवाल यह है, क्या लीडरशिप इस बड़े और लेट हुए प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगी और कंट्रोल्स प्रोटेक्ट कर पाएगी। यही अगला लेंस है, लीडरशिप। चौथा लेंस, लीडरशिप। हमेशा की तरह इसे 2 स्टेज में देखेंगे। स्टेज 1, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्या दिखाते हैं। पहला, मैनेजमेंट कहती है वो शॉर्ट टर्म वॉल्यूम से ज्यादा क्वालिटी, डिलीवरी टाइमलाइंस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देती है, जो सेफ्टी क्रिटिकल प्रोडक्ट में सही सोच है। दूसरा, सीएमडी ने टाइप टेस्टिंग का रिस्क छुपाया नहीं। उन्होंने माना कि शुरुआती टीथिंग चैलेंजेस होंगे और उन्हें प्लानिंग में सबसे पहले ही रखा गया है। तीसरा, लीडरशिप बेंच एक्सपीरियंस्ड है। फाइनेंस में 25 साल से ज्यादा, ग्लोबल पावर बिजनेस में 18+, ऑपरेशंस में 14+, और लीगल और रिस्क में 29 साल का अनुभव। चौथी बात, कॉशन है। अगले 4 से 5 साल 40 से 42% ग्रोथ का टारगेट अग्रेसिव है। इसे निभाने के लिए ऑर्डर्स, वर्किंग कैपिटल और अप्रूवल्स फ्लॉलेस चाहिए। और रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पर मैनेजमेंट के फोरकास्ट पर कभी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। फैक्ट से मिलाकर देखिए, ग्रोथ रीजनेबल है या नहीं। गाइडेंस पर हमेशा कॉशियस रहिए। अंदर के डॉक्यूमेंट्स में और भी वॉच लायक हैं। केपेक्स कॉस्ट और टाइमलाइन रिकंसिलिएशन, फंडरेज से डाइल्यूशन और सुक्रोत टर्न अराउंड जो अभी प्रूव होना बाकी है।
तो कंपनी डॉक्यूमेंट से टीम केपेबल और कैंडिड दिखती है, लेकिन ये सिर्फ अंदर की कहानी है, मैनेजमेंट की अपनी बात, वेरीफाइड आउटकम नहीं। इसलिए स्कोर अभी नहीं, पहले देखना जरूरी है कि बाहर के क्रेडिबल पब्लिक रिकॉर्ड्स में ये लीडरशिप स्टोरी कितनी टिकती है। वही अब स्टेज 2 में करेंगे। अब स्टेज 2, लीडरशिप सिर्फ कंपनी की पीपीटी से नहीं, बाहर के क्रेडिबल पब्लिक सोर्सेस से वेरीफाई होती है। प्रमोटर, बोर्ड, ऑडिटर्स, शेयर होल्डिंग और डिलीवरी। एक्सटर्नल का मतलब है इंटरनेट गॉसिप नहीं, सेबी, बीएसई, ऑडिटेड फाइलिंग्स और ऑफिशियल शेयर होल्डिंग रिकॉर्ड्स। यही इस अलग पब्लिक सोर्स क्रेडिबिलिटी चेक का वर्कफ्लो है। यही वो प्रॉम्प्ट है जिस पर यह पूरा चेक चलता है। पब्लिक रिकॉर्ड से प्रमोटर, बोर्ड, रेगुलेटरी इश्यूज, ऑडिटर रेजिग्नेशंस और प्लेजिंग चेक करके वेरीफाइड फैक्ट्स को एलिगेशन से अलग एक सिंपल टेबल बनाओ। हर एविडेंस पर सोर्स लेबल, ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑडिटेड फाइलिंग, सेकेंडरी कोरोबोरेशन या इन्फरेंस। पहला पॉजिटिव, ऑपरेटिंग टेन्योर कंपनी 2002 से, कियूर शाह 2008 से लीड, आईपीओ में प्रमोटर पर कोई क्रिमिनल या सेबी केस नहीं, सीरियस रेड फ्लैग नहीं मिला, पर नहीं मतलब नामुमकिन नहीं है। मैं मैनेजमेंट इंटरव्यूज रेगुलरली सुनता हूं, क्योंकि उनकी थिंकिंग समझने के लिए यह सबसे डायरेक्ट तरीका है। आप भी ये हैबिट बनाइए, पर हर बात को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए। प्रमोटर अपनी ही स्टोरी सुनाते हैं। इस प्रमोटर के भी काफी इंटरव्यूज यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जैसे यहां दिख रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव, ऑडिट कंटिन्यूटी। FY25 ओपिनियन अनमॉडिफाइड था। कोई स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन नहीं हुआ और ऑडिट और नॉमिनेशन कमिटीज इंडिपेंडेंट चेयर करते हैं। तीसरा पॉजिटिव, अलाइनमेंट और नियर टर्म डिलीवरी। 31 मार्च 2026 को प्रमोटर होल्डिंग 57.94% थी। ऑफिशियल फाइलिंग में कोई प्लेज नहीं और FY26 रेवेन्यू गाइडेंस एक्सीड हुआ। अब आते हैं कंसर्न्स पर। पहला, साइबर फ्रॉड और कंट्रोल एक्सेप्शंस। FY26 में 2.1 करोड़ का साइबर फ्रॉड। इम्पर्सोनेशन ईमेल से बैंक डिटेल्स बदले, पेमेंट गलत अकाउंट में गया, कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं बताया, रिकवरी भी अनवेरिफाइड है। FY25 में 3 एक्सेप्शंस, पोस्टल बैलेट एड, FCGPR, UPSI डेटाबेस। ये लैप्सेस हैं, फ्रॉड नहीं। दूसरा पॉइंट एक मॉनिटर आइटम है। मैं सीधा रिलेटेड पार्टी टेबल पर गया। यहां प्रमोटर की पे, रेंट, गारंटी, कमीशन और स्पाउस की फीस सब डिस्क्लोज्ड है। AOC 2 के मुताबिक आर्म्स लेंथ के बाहर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। गारंटी कमीशन भी एग्रीगेट में बढ़ी नहीं है। यह हर साल मॉनिटर करने वाली बात है, रेड फ्लैग नहीं। तीसरा पॉइंट भी असली कंसर्न नहीं है। गाइडेंस बार बार बीट हुई है और FY26 रेवेन्यू और ऑर्डर बुक दोनों डिलीवर हुए हैं। एक्सपेंशन खुद अच्छी बात है, बट उसकी लंबी टाइमिंग और बड़े 40-42% ग्रोथ के प्रॉमिस वॉच करने लायक हैं। इन सबको एक मैट्रिक्स में रखते हुए क्या पॉजिटिव है, क्या कंसर्न है और आगे क्या वेरीफाई करना है, हर बॉक्स के साथ उसका असली सोर्स भी देख लीजिए, कंपनी के अपने डॉक्यूमेंट से। बाहर के चेक में कोई वेरीफाइड सीरियस इंटीग्रिटी रेड फ्लैग नहीं मिला, पर कंट्रोल्स, रिलेटेड पार्टीज और केपेक्स डिस्क्लोजर का वॉच अभी रियल है। इसलिए L स्ट्रॉन्ग नहीं, मिक्स्ड है। ट्रस्ट देन वेरीफाई। अब तक का स्कोर कार्ड, S सॉलिड, C सॉलिड, A स्ट्रॉन्ग और L मिक्स्ड। 3 पिलर ग्रीन। अब आखिरी लेंस, इकोनॉमिक्स और एंट्री प्राइस। आखिरी लेंस, इकोनॉमिक्स एंड एंट्री। बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है, पर एंट्री की कीमत अलग सवाल है। पहला एविडेंस, 5 साल में सेल्स 44% और प्रॉफिट 58% CAGR से बढ़े और FY26 ऑपरेटिंग मार्जिन 24% रहा। ग्रोथ ऑपरेटिंग लेवरेज में बदला है। दूसरा, मार्जिन्स के बाद रिटर्न रेशियोज भी स्ट्रांग हैं। ROCE लगभग 28.7%, ROE 23.5% और डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.2, पर नए कैपिटल से आगे ये रिटर्न्स हल्के हो सकते हैं। तीसरा और पहली कॉशन, FY26 में नेट प्रॉफिट 37 करोड़ था, पर कैश फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ 9 करोड़। इन्वेंट्री 194 दिन, कैश कन्वर्जन साइकिल 182 डेज और फ्री कैश फ्लो लगभग 50 करोड़ नेगेटिव। प्रॉफिट दिखता है, कैश अभी नहीं। दूसरी कॉशन, ग्रोथ पार्टली नए शेयर्स से फंड हो रही है। जून 2026 में 151 करोड़ प्रेफरेंशियल इशू और वारंट 721 पर अप्रूव हुए और एक ईजॉप पूल भी है। कन्वर्ट होने पर प्रमोटर स्टेक डाइल्यूट हो सकती है। तीसरी कॉशन, 24 जुलाई को PE 68.5x था। ये परफेक्शन के लिए प्राइस्ड है और फिगर लाइव नहीं है। तो E में हमने 5 एविडेंस देखे, 2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग मार्जिन्स और हाई रिटर्न रेशियोज, कम डेट के साथ। 3 कॉशंस भी हैं, कमजोर कैश कन्वर्जन, नए शेयर से आने वाली डाइल्यूशन और बहुत महंगा एंट्री मल्टीपल। इसलिए इस पिलर को मैं स्ट्रेच्ड रखता हूं। यह कीमत एक्सपेक्टेशंस और कैश कन्वर्जन को तौलता है, बिजनेस को कमजोर नहीं कहता। ना मैं कोई टारगेट दे रहा हूं, ना बाई जोन,
ये सिर्फ एक ऑनेस्ट वेइंग है। अब पूरा स्केल स्कोर कार्ड। S सॉलिड, C सॉलिड, A स्ट्रॉन्ग, L मिक्स्ड और E स्ट्रेच्ड। बिजनेस स्ट्रॉन्ग है पर एंट्री आज मुश्किल है। पूरी राय अगले पार्ट में। और एक बात, इस चैनल पर हम सिर्फ पॉजिटिव्स नहीं दिखाते, रिस्क्स को भी उतनी ही ट्रांसपेरेंसी से रखते हैं। ये एक अनबायस्ड रिव्यू है। हमारा काम यही है, किसी स्टॉक की बाई या सेल की सलाह देना नहीं। फैसला हमेशा आपका। अब वही पूरी स्केल का पिक्चर अब एक शेप में। S और C सॉलिड, A स्ट्रॉन्ग, लीडरशिप मिक्स्ड और इकोनॉमिक्स स्ट्रेच्ड। ये कोई स्कोर नहीं, सिर्फ एक लेंस है। मेरी राय, यश हाई वोल्टेज ऑपरेशनली प्रॉमिसिंग लगती है और RIP और RIS में कमर्शियल एविडेंस के कॉशियस पहली रीडिंग से स्ट्रॉन्गर है। लेकिन करंट वैल्यूएशन ये डिमांड करती है कि हायर वोल्टेज क्वालिफिकेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मार्जिन्स और कैश कन्वर्जन सब में बहुत कम गलती हो। पहले जो पसंद आया, एक स्कार स्पेशलिस्ट नीश, रियल RIP और RIS ऑर्डर्स और डिलीवरीज और हाई रिटर्न्स कम डेट के साथ। जो चिंता करती है, 68.5x की महंगी वैल्यूएशन, कमजोर कैश कन्वर्जन और डाइल्यूशन के साथ लोकलाइजेशन रेस। जो अभी वेरीफाई करना बाकी है, हायर वोल्टेज रिपीटेबिलिटी, कमिश्निंग और यूटिलाइजेशन, और क्या कैश कन्वर्जन सच में सुधरता है। मेरा मन कब बदलेगा? साफ हायर वोल्टेज और कैश प्रोग्रेस इसे ऊपर ले जाएगा, बार बार डिले, डाइल्यूशन या गवर्नेंस स्लिप इसे नीचे ले जाएगा। एक जरूरी बात जो हर कंपनी पर लागू होती है, कितनी भी रिसर्च कर लो, कुछ अननोन हमेशा रह जाते हैं। गवर्नेंस इशू, टेक्नोलॉजी चेंज, कस्टमर लॉस या एग्जीक्यूशन फेलियर, कोई भी बाद में सामने आ सकता है। इतिहास में अच्छी मानी गई कंपनीज भी फेल हुई हैं। इसीलिए कोई एक कंपनी चाहे कितनी भी कन्विंसिंग हो, पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होनी चाहिए। रिसर्च डिसीजन की क्वालिटी बढ़ाती है, डाइवर्सिफिकेशन अननोन के लिए तैयार रखती है। तो मैं क्या ट्रैक करूंगा? पहला, हायर वोल्टेज और RIP RIS रिपीट, रियल ऑर्डर्स और डिलीवरीज पॉजिटिव, बार बार डिले नेगेटिव। दूसरा, कैपेसिटी, इकोनॉमिक्स और कैश कन्वर्जन, यूटिलाइजेशन के साथ मार्जिन टिके तो पॉजिटिव, वर्किंग कैपिटल तेज बढ़े तो नेगेटिव। तीसरा, कंपटीशन और कैपिटल एलोकेशन, और अप्रूवल्स और कस्टमर्स पॉजिटिव, राइवल्स की कैपेसिटी या और डाइल्यूशन नेगेटिव। और चौथा, गवर्नेंस और मेरे थ्रेशोल्ड्स, CFO से पैट 60% से ऊपर, इन्वेंट्री 150 दिन से नीचे, CCC 140 दिन से नीचे, नए कंट्रोल फेलियर्स नेगेटिव। तो आखिरी सवाल आपके लिए, क्या आज की महंगी वैल्यूएशन यश हाई वोल्टेज की फ्यूचर ग्रोथ से जस्टिफाई हो सकती है? मैं जवाब नहीं दे रहा, अपनी एविडेंस बेस्ड राय कमेंट्स में जरूर बताइए। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं ये स्टॉक अभी होल्ड करता हूं और एक कंफर्टेबल प्रॉफिट पर बैठा हूं। L और E के रिस्क्स के बावजूद मुझे लगता है कि इसके आगे बहुत अच्छा करने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूं। मैं इसे लगातार मॉनिटर भी करता रहता हूं ताकि कुछ गलत ना हो, और जरूरत पड़े तो अपनी पोजीशन बदल भी सकता हूं बिना सबको बताए। मेरा कंफर्टेबल प्रॉफिट का कुशन आपके पास नहीं है, इसलिए अचानक करेक्शन का असर मुझ पर कम होगा, पर एक नए बायर पर जरूरी नहीं है। इसीलिए फैसला पूरी तरह आपका अपना होना चाहिए, कब एंटर या एग्जिट करना है, क्योंकि ये चैनल प्रोसेस सिखाता है, कोई टिप नहीं। ये स्केल सवाल और AI रिसर्च वर्कफ्लो कैसे बने, ये देखना हो तो पिछले 2 डीप डाइव्स देखिए, सायन DLM और एमट्रॉन। वहां पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाया है। जाते जाते एक कंपनी जिसका पूरा डीप डाइव मैं अगले एपिसोड में करूंगा। ये कंपनी टेलीकॉम टावर्स और सोलर EPC करती थी और अब डिफेंस में उतर रही है। इसका ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ पर है, जो FY26 रेवेन्यू के तकरीबन 2.5 गुना है। पर उसी ऑर्डर बुक में डिफेंस का पहला ऑर्डर सिर्फ 40 लाख का है। शुरुआत इतनी छोटी है। FY26 में इन्होंने 1500 से ज्यादा BSNL टावर्स और 492 मेगावाट सोलर भी कमीशन किए हैं, और अब NTPC से 100 मेगावाट आवर का वेनेडियम फ्लो बैटरी का ऑर्डर मिला है, लिथियम वाला नहीं। नाम और पूरी स्केल रिसर्च अगले डीप डाइव में आएगी, तब तक बने रहिए। इस तरह की डिटेल्ड एनालिसिस के पीछे कई हफ्तों की डीप रिसर्च होती है, और मैं ये लगातार आपके लिए करता रहता हूँ। अगर ये मेहनत आपके काम आई है तो अपना प्यार चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन ही मुझे अगले एपिसोड्स बनाने की वजह देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।